नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके लिए हम लेकर आएंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें, चाहे वो राजनीतिक जगत की हों, अहम खबरें आपके यानी कंज्यूमर से जुड़ी हों, या फिर कारोबार जगत की बड़ी खबरें हों, या फिर बाजार की सभी खबरें अगले आधे घंटे में आपके स्क्रीन पर आने को तैयार। लेकिन सबसे पहले उन 5 बड़ी खबरों पर निगाह डालते हैं जो लेकर आएंगे हमारे रिपोर्टर्स। तो पीएम की पोलैंड यात्रा के क्या मायने हैं, ये बताएंगी हमारी सहयोगी सुमिता करीर। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पर सरकार का फोकस बढ़ा है, आखिर किस तरह से इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, ये बताएंगे प्रकाश प्रियदर्शी। रेलवे पर एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आएंगे। स्लीपर कोचेस को लेकर अहम खबर आई है, पूरी खबर की डिटेल्स देंगे मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। रोज की तरह बाजार का पूरा एक्शन बताएंगे, बाजार के मोमेंटम के बारे में, हर ट्रेंड्स के बारे में जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और 5 का पंच, हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उसमें आज आखिर किन शेयरों सेक्टर्स थीम में है, भरपूर एक्शन बताएंगे मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी हां, तो इन खबरों के अलावा भी कई बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा की। तो कूटनीति में रिश्तों की गर्माहट काफी मायने रखती है और आपसी संबंधों में टॉप लीडरशिप की द्विपक्षीय वार्ता यानी बाइलैटरल टॉक्स और यात्राएं दोनों काफी अहमियत रखती हैं। यही वजह है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा पर सबकी निगाहें हैं। जी हां, भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा में देरी जरूर हुई, लेकिन आपसी दूरियां नहीं बढ़ पाई। पोलैंड भारत का अहम कारोबारी और कूटनीतिक साथी है। रिश्तों की अहमियत को बताने के लिए पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी ये यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। पीएम मोदी आज देर रात पोलैंड पहुंचेंगे। 2 दिनों के पोलैंड दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में स्वागत होगा। इसके बाद पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात का कार्यक्रम है। पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है। पीएम मोदी के दौरे की अहमियत क्या है, किन समझौतों की उम्मीद है, ये जानने के लिए हम पोलैंड के वॉर्सा में मौजूद हमारे सहयोगी ऋषभ प्रताप के पास सबसे पहले चलते हैं। ऋषभ, बताएं आखिर क्या है इस यात्रा के मायने? वॉर्सो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और जिस तरीके से पूरा पोलैंड और पोलैंड में रहने वाले भारतीय इस दौरे को लेकर उत्सुक है, ये दिखाता है कि किस तरीके से पिछले 45 सालों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं आया है। और इस वजह से जब नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचेंगे तो कई लोगों की नजरें होंगी कि किस तरीके से पोलैंड और भारत आगे की राह अपनाते हैं। इसके अलावा अगर हम तैयारियों की बात करें तो प्रधानमंत्री मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं इस होटल में रुकेंगे और यहाँ पे अब धीरे धीरे भारतीय मूल के लोग जमा होने शुरू हो जाएंगे कुछ देर में और वो प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे। यहाँ पे जब वो पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री आज पहले जाम साहब के मेमोरियल जाएंगे। जाम साहब का मेमोरियल काफी इंपॉर्टेंट है भारत और पोलैंड के रिश्तों में। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में 5,000 के करीब जो पोलैंड के नागरिक थे उनको जाम साहब ने नवानगर, जो आज के दिन गुजरात में पड़ता है, वहां पे शरण दी थी। उनके रहने, खाने, पढ़ने लिखने की सारी तैयारियां कराई थी। पोलैंड के लोग आज भी इस वाकये को भूले नहीं हैं और इस वजह से वो भारत की तरफ काफी इज्जत से देखते हैं। इसके अलावा मोंटे कैसिनो का मेमोरियल है, वहां भी जो भारत ने कोल्हापुर के जो राज था, वहां के जो प्रिंसिपैलिटी थी, वहां के जो राजा थे, उन्होंने जिस तरीके से
से पोलैंड की मदद की थी द्वितीय विश्व युद्ध में, पोलैंड के लोगों की मदद की थी, उसकी वजह से एक बड़ा मेमोरियल बनाया गया। प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि वहां पे वो लोग जिनको जाम साहब ने या कोल्हापुर के महाराज ने शरण दी थी, उनके वंशज आकर आज प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। उसके अलावा शाम में 8 बजे के आसपास यहाँ के समय अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय समाज, भारतीय डायस्पोरा के लोगों से मिलेंगे और 1-1.5 घंटे की बातचीत होगी। वो भी देखने वाली बात होगी किस तरीके से वहां पे बात होती है। उसके अलावा इस पूरी विजिट में अगर हम बात करें तो डिफेंस, एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी बातें होंगी। હેલો પીએમ સર વી આર વેરી ગ્રેટફુલ તમે અહીંયા આવો છો અને અમે તમારો જ આજ તમારી સાથે બેસી કરવા માંગીએ છીએ. What's your name, ma'am? Oh, my name is Diana. So you'll be performing. You're performing Gujarati dance. तो हमने आपको बताया कि किस तरह से इसकी अहमियत है। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे की अहमियत और वहां की तैयारियों के बारे में भारत के राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे कैसा एक हर्षोल्लास का माहौल ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है सरकार, पोलिश सरकार में, मीडिया में। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इंटरनेशनल स्तर है वो इतना ऊंचा है और वो यहाँ कई सालों बाद आ रहे हैं। ये भी देखिए कि ये पीएम की पहली विजिट होगी जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, इस पूरे इलाके में होगी। तो जाहिर सी बात है कि पोलिश गवर्नमेंट और लोग बहुत खुश हैं इस चीज से। आप देख रहे हैं कि फ्रंट पेज न्यूज है कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कि पीएम आ रहे हैं, पीएम मोदी इज कमिंग टू पोलैंड। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस विजिट से हमारे जो आपसी संबंध हैं पोलैंड और इंडिया के, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते आगे। पोलैंड के बाद पीएम मोदी यूक्रेन भी जाएंगे। डिप्लोमेसी और आर्थिक संबंधों के लिहाज से यह दौरा कितना अहम है, हमारी सहयोगी सुमिता करीर की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के ऐतिहासिक दौरे पे आज जा रहे हैं और इस विजिट के बाद आएगा यूक्रेन का विजिट जो होगा 23 को। तो यूक्रेन डेफिनेटली वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बट प्रधानमंत्री का वॉर्सो विजिट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला विजिट हो रहा है किसी एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इन ओवर 40 इयर्स, 45 इयर्स अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं। तो आप समझते हैं कि इस विजिट की सिग्निफिकेंस क्या है इस विजिट के मायने। सबसे पहले ये जो प्रधानमंत्री का विजिट है ये आ रहा है जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपनी हाइट पे है, अपने चरम पे है। ईस्टर्न यूरोप में वॉर हो रहा है, अभी एस्केलेशन शुरू हो गया है रशिया यूक्रेन के बीच में, और पोलैंड जो है वो एक की नेटो एलाय है और पोलैंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्टनर भी उभर के आया है रीजनल सिक्योरिटी में। तो इस विजिट का मतलब है कि इंडिया जो है अपनी जो रिलेशनशिप्स है, बायलैटरल टाइज है, पोलैंड के साथ स्ट्रेंथन करना चाहता है। इंडिया अपनी रिलेशनशिप्स भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ना कि सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ बट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी। तो एजेंडा में क्या रहेगा स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पोलैंड की, तो प्रधानमंत्री को एक सेरेमोनियल वेलकम मिलेगा वॉर्सो में। उसके बाद वो अपने काउंटर पार्ट से बात करेंगे जो है प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और प्रेसिडेंट डूडा। उसके बाद एक कम्युनिटी इवेंट भी होगा जहां पे इंडियन कम्युनिटी के लोग आएंगे और बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स से भी, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं पोलैंड में, उनसे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ इंडियन कंपनीज जो हैं जैसे आर्सेलरमित्तल, HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, बर्जर पेंट्स, यूफ्लेक्स एक्सेट्रा, इनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है पोलैंड में। तो वो जो ट्रेड टाइज पे बात होगी वो ये होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स को पुश किया जा सकता है इंडिया में, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में जिसमें पोलैंड इंटरेस्टेड है। इंडिया दूसरी बात यह है कि वो कोऑपरेशन देख सकता है एआई में, कैसे दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि पोल्स जो है वो एआई में काफी अच्छे हैं और कोऑपरेशन जो है दोनों कंट्रीज को हेल्प करेगा। जो दूसरी चीज है कि इंडिया और पोलैंड जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे भी काम कर रहे हैं। तो पोटेंशियल है यहाँ पे अपना मिलिट्री पार्टनरशिप को एक्सपैंड करना, जेवीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है
कि पोलैंड का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो काफी दूसरे कंट्रीज जैसे ब्रिटेन और जर्मनी से ज्यादा है, तो कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी बातचीत हो सकती है, स्पेशली मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के एरिया में। अब बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में FY 23-24 में $5.75 बिलियन था। पोलैंड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की, और जिसकी वजह से वो एक इंडिया का एक सेंट्रल इकोनॉमिक पार्टनर बन सकता है ईस्टर्न यूरोप में। और उसके बाद शुरू होगा प्रधानमंत्री का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल विजिट्स टू यूक्रेन। याद रखिए कि ये जो विजिट है यूक्रेन के तरफ ये आ रहा है प्रेसिडेंट पुतिन से, जब प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट 1 महीना पहले मिले थे, और वॉर जो है रशिया यूक्रेन वॉर वो अभी अपने 30वें साल में है, और इंडिया प्रेस करेगा कि वॉर को एंड हो ताकि शांति स्थापित हो सके उस एरिया में, जो वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को भी बोला था कि 21st सेंचुरी जो है ये वॉर का समय नहीं है। तो ये थी रिपोर्ट सुमिता करीर की पोलैंड के बाद यूक्रेन यात्रा के मायने। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। सरकार इस साल 12 से 15,000 मेगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट का टेंडर निकालने जा रही है। इसका किन कंपनियों को फायदा होगा, क्या है पूरी खबर, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं, थर्मल पावर पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है, बताइए पूरी खबर क्या है। देखिए, हमें जानकारी मिल रही है कि ऊर्जा मंत्रालय चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 12,000 से 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी की जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए टेंडर इनवाइट कर सकती है। दरअसल इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है और मंत्रालय इस वक्त जो टेंडर के कंटूर्स है उसको अंतिम रूप दे रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक करीब 19,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कमीशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा सोर्स हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि कई दौर की बैठकें हुई हैं प्रोजेक्ट डेवलपर्स के साथ, जेनकोस के साथ और खास तौर पर NBFCs के साथ, और इस बात की रणनीति तैयार की गई है कि जो नए थर्मल प्रोजेक्ट्स होंगे उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा जो वेंडर्स हैं, जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, उनके साथ भी इन मसलों पर बैठक हुई है और सरकार की योजना ये है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और जो टारगेट है यानी कि 2031-32 तक 80,000 मेगावाट की जो नई कैपेसिटी है, अगर आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो जोड़ना है और इस टारगेट को अचीव किया जाए। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि सरकार की योजना ये है कि 2031-32 तक जो इस वक्त ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल प्रोजेक्ट्स की बात करें वो करीब 214 गीगावाट के आसपास है, उसको बढ़ाकर 283 गीगावाट करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो न्यू थर्मल कैपेसिटी है वो ऐड किया जा रहा है। और इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि देश में जो पावर डिमांड है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमने चालू वित्त वर्ष में हमने अभी तक देखा है कि 250 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गया है जो ओवरऑल अगर आप पीक आवर पावर डिमांड की बात करें, और उम्मीद ये की जा रही है कि वित्त वर्ष 2026 तक जो पीक आवर पावर डिमांड है और 277 गीगावाट को क्रॉस करेगा और वित्त वर्ष 2032 तक पीक आवर पावर डिमांड 366 गीगावाट को पार करेगा। लिहाजा पहले से तैयारियां की जा रही है और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी उतनी नहीं बढ़ी है, लिहाजा एडिशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। क्या करेंगे आपका प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। इधर रेलवे सेक्टर को लेकर भी एक एक्सक्लूसिव खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। रेलवे अगले 3 साल में 15,000, जी हाँ ठीक सुना आपने, 15,000 नए स्लीपर कोच लगाएगा। आखिर क्या है इसकी तैयारी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर बताएं, रेलवे में बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, अब ये नया बदलाव आखिर किस दिशा में है? रेलवे का जबरदस्त फोकस बना हुआ है पैसेंजर सेंट्रिक ट्रेन में। यही वजह है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 3 साल में भारतीय रेलवे 15,000 स्लीपर कोचेस को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए टेंडरिंग प्रक्रिया की जल्द ही
शुरुआत होगी, लेकिन सूत्रों की माने तो 15,000 स्लीपर कोचेस के लिए सिर्फ सिंगल गो में टेंडर जारी नहीं होगा, बल्कि इसको चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। मसलन किसी टेंडर का साइज मान लीजिए 500 स्लीपर कोच हो सकता है, किसी का 1000, किसी का 100, तो अलग अलग साइज के टेंडर जारी होंगे। लेकिन जो बड़ा लक्ष्य ये है कि 15,000 स्लीपर कोचेस को अगले 3 साल में रोल आउट करना है। जाहिर तौर पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे प्लेयर्स जैसे कि BEML, एल्स्टॉम, उन जैसे प्लेयर्स के लिए कि वो टेंडरिंग प्रक्रिया में आगे आए, पार्टिसिपेट करें या फिर अवार्ड भी वो हासिल कर सकते हैं। जो क्वांटम रहेगा टेंडर का वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक LHB कोच का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। ऐसे में एक बड़ा टेंडर साइज यहाँ पे निकलता हुआ सामने आ रहा है। अब आपको बता दें कि जो 15,000 स्लीपर कोचेस होंगे इसमें AC कोच और नॉन AC कोच दोनों ही शामिल रहेंगी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें वंदे भारत जो कि देश के प्रीमियम ट्रेन है, इसका स्लीपर कोच भी शामिल रहने वाला है। तो इनके जरिए रेलवे 2 चीज़ों पर फोकस करेगी। एक तो जो पुराने ICF कोच हैं उनको रिप्लेस करेगी नए वाले से, और दूसरा ये है कि रेलवे को एक मौका मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ट्रेनें चला पाएँ। तो कुल मिलाकर के लक्ष्य यही है कि पैसेंजर सेंट्रिक ट्रेनों को अपग्रेड किया जाए, एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाए और आने वाले वक्त में ज़्यादा ट्रेनों के जरिए यात्रियों को ज़्यादा विकल्प मुहैया कराया जाए ताकि उनको कंफर्म टिकट मिल पाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से स्थिति और सुधर पाए। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो रेलवे पर सरकार का बढ़ता फोकस। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब कारोबार जगत की कुछ खबरें। निफ्टी की बात करें तो लगातार 5वें दिन आज तेजी नजर आई। निफ्टी 71 अंक चढ़कर 24,750 के अहम लेवल के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 350 अंक चढ़ा। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। तो निफ्टी का यह 5वां सेशन था लगातार खरीदारी का। इसके टॉप गेनर्स में देखें तो डेविस लैबोरेटरी नजर आता है, जबकि दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप भी हमें हरे निशान में क्लोज होते हुए नजर आए। और दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप का यह चौथा सेशन था जब लगातार खरीदारी नजर आई। तो सिर्फ निफ्टी ही नहीं, हमें दूसरे इंडेक्सेस से भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आए। तो यहाँ पे ओवरऑल काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है। सेक्टर इंडेक्सेस की बात की जाए तो निफ्टी FMCG टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पर नजर आता है, जो कि 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ इसका चार्ट भी देखिए तो निफ्टी FMCG ने एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, जहां से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मेटल और फार्मा इंडेक्स भी हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। और ये चौथा सेशन है जब ये दोनों ही इंडेक्सेस हमें ग्रीन में क्लोज होते हुए नजर आए। तो यहाँ पे भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नजर आता है, जो कि टॉप सेक्टोरल लूजर है। 3 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद जाकर आज लाल निशान में बंद हुआ। तो यहाँ पे मुनाफा वसूली नजर आया है इंडेक्स में। अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक हमें लाल में बंद होता हुआ नजर आया। चार्ट पे देखें तो पिछले सेशन में निफ्टी बैंक ने एक स्लाइट ब्रेकआउट दिया था अपने एक कंसोलिडेशन पैटर्न से, लेकिन आज फिर वापस उसके ये अंदर आके वहां पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। और इसका जो रेजिस्टेंस है कंसोलिडेशन का 5700 5800 उसके ही पास घूमता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल बनता हुआ नजर आता है। शुक्रिया अंश। बाजार की इन तमाम बड़ी बातों को सामने रखने के लिए बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी शरद आपको बता रहे हैं कि किन शेयरों में दिखा जबरदस्त एक्शन, किस थीम में दिखी रफ्तार। जी शरद बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे 5 अहम ट्रिगर्स या थीम्स में लेके आता हूं जहां पे स्टॉक में रिएक्शन देखने मिलता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो डेविस लैब्स वन ऑफ द टॉप गेनर्स दिन के ट्रेड में था। यहाँ पे कंपनी की फोकस में इसलिए है क्योंकि उनके जो कंपटीटर है नोवार्टिस, वहाँ पे FDA अप्रूवल जो जेनरिक वर्जन की थी हार्टफेल जो ड्रग है, जो उनकी कंपटीटर है एंट्रस्ट, उनको जो है पॉज कर दिया गया है। इसका मतलब नोवार्टिस ने जो है प्रिलिमिनरी इंजंक्शन की डिनाइल हुई है। अब ये पॉजिटिव आउटकम डेविस के लिए इसलिए है क्योंकि डेविस जो है नोवार्टिस को सप्लाई करता है। तो नोवार्टिस के जो कंपटीटर है उनको जो है लीगल इश्यूज़ हो रही है, ये सिंपल बात है। वरुण बेवरेजेस पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिला। बोफा की रिपोर्ट आई, मेंटेन बाई किया है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 1840 रुपये का शेयर है। बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 20% का रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है। और आगे जाते हुए जो इंडिया कंज्यूमर लिस्ट है वहाँ पे उनकी प्रेफरेंस भी आई है। L&T की बात करें, बड़ी कंपनी है और देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी है, और कंपनी ने जो है
एक ऑर्डर बताया है कि ट्रांसफ़र इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में जो है उनको ऑर्डर मिला है। अब ये ऑर्डर नवी मुंबई प्रोजेक्ट जो है एयरपोर्ट की वहाँ से आई है और जो ऑर्डर साइज़ है वो लार्ज ऑर्डर है और लार्ज ऑर्डर का जब मतलब होता है वो होता है 2500 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये भी वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहा है निफ्टी 500 इंडेक्स में। दिन के ट्रेड में लगभग 5% से ज़्यादा इक्विटी एक्सचेंज हुई है हैंड्स के ज़रिए। लाइकली है कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जनरल अटलांटिक ने पूरा एग्जिट लिया है। हमारा आखिरी स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट है। यूबीएस का रिपोर्ट आया है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 6000 रुपये प्रति शेयर का है और चैनल चेक सजेस्ट करें कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है। ओवरऑल एक अच्छी फुटफॉल स्ट्रेंथ जो है आपको देखने मिल सकती है जुलाई अगस्त में और इसके अलावा प्राइवेट लेवल्स और ग्रोसरी में भी एक अच्छी मोमेंटम आएगी। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। गाड़ियों की बढ़ती इन्वेंट्री की खबर को लेकर हमसे खास बातचीत में श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेशर रेवड़कर ने कहा कि ऑटो सेक्टर के क्रेडिट डिमांड में कोई धीमापन नहीं है। त्योहारी सीजन में डिमांड और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। सर, आपसे मैं यही समझना चाहता हूं कि अब किस तरह की क्रेडिट डिमांड जो है वो दिख रही है और हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर के अंदर रिपोर्ट्स है कि इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, तो क्या आपको भी, क्योंकि आप व्हीकल फाइनेंस में एक बहुत बड़े प्लेयर है, तो किस तरह के संकेत मिले हैं और आपकी डेटा क्या कह रहा है? देखिए, अभी तक हमारा क्रेडिट डिमांड तो कम तो नहीं हो गया एंड बोथ फॉर कार एंड फॉर व्हीकल्स डिमांड तो अच्छी है। पैसेंजर व्हीकल में हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि थोड़ा इन्वेंट्री ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा मेरा हो सकता है कि पर्टिकुलर व्हीकल सेगमेंट में ही थोड़ा फास्ट मूविंग है, थोड़ा स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग इन्वेंट्री ज्यादा हो गया होगा, लेकिन फास्ट मूविंग तो अभी भी डिमांड में है, अभी भी वेटिंग पीरियड है। सर, तो क्या माने कि अब हम फेस्टिव सीजन की शुरुआत कर रहे हैं रक्षाबंधन के बाद से और दिवाली तक है, तो ये डिमांड और बढ़ेगी और आपको लगता है कि इस बार फेस्टिव सीजन और बेहतर रहेगा क्रेडिट डिमांड के तौर पे भी और ज्यादा गाड़ियां बिकेगी तो आपका भी ज्यादा लोन डिसबर्स होगा? देखिए, यहाँ पे 3 पैटर्न है, क्योंकि स्पेशली रूरल एरिया में गणेश चतुर्थी का टाइम पर थोड़े लोग नया गाड़ी लेते हैं, स्पेशली फॉर कमर्शियल व्हीकल। वो टाइम पर डिमांड ज्यादा रहता है। बिटवीन दसरा टू दिवाली, दसरा और दिवाली के बीच में, दसरा के टाइम पर नया व्हीकल सब लोग घर में लाना चाहते हैं, वो टाइम पर डिमांड ज्यादा रहता है। ये डिमांड ज्यादा से रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में, बेस्ड ऑन दी हार्वेस्ट इनकम, उसके ऊपर डिपेंड है। और इस बार तो मानसून तो अच्छा ही हुआ है। मानसून अच्छा रहा है तो ज्यादा ग्रीन शूट दिखेंगे रूरल डिमांड के। डेफिनेटली मानसून का और हार्वेस्ट आउटपुट का ऊपर डिपेंड है। और एमएसपी ने भी अच्छा डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। ऑब्वियसली रूरल में तो फेस्टिव पीरियड में डिमांड एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि फेस्टिव सीजन जो इस बार है कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा रहने वाला है। बहुत सारा, क्योंकि अभी आज तक का मानसून का रिपोर्ट बहुत अच्छा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो डेफिनेटली लास्ट ईयर से ये साल अच्छा ही होना ही है। तो इसके अलावा सर, जो आपका हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में आपने जो एग्जिट कर रहे हैं, तो वहां पर सीसीआई की मंजूरी मिल गई, तो अभी कब तक ये जो ट्रांजैक्शन है पूरा हो जाएगा और इसके बाद क्या कोर फोकस जो है कंपनी का रहेगा? हम पहले से हमारा फोकस बिजनेस लोन में है, क्योंकि हम ज्यादा कस्टमर को बिजनेस में बिजनेस के लिए लोन देने चाहते हैं। बिजनेस के लिए, व्हीकल के लिए, कहाँ पे इनकम जनरेट होता है एसेट के ऊपर, वहां पे हम लेंडिंग ज्यादा करना चाहते हैं। और हाउसिंग का मेरे ख्याल से ये साल आखिरी तक, बाय दिसंबर तक रेगुलेटर का अप्रूवल आना चाहिए। मेरे ख्याल से हो सकता है बाय दिस ईयर एंड विल फिनिश द डील। चलिए, इसी के साथ स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।